तारीख थी 16 अगस्त 1978। रंगा और बिल्ला दो ऐसे नाम हैं जो शायद हमने बचपन से ही सुने हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रंगा और बिल्ला के गुनाहों से अनजान हैं। इन दोनों ने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था जिससे पूरा देश आग बबूला हो उठा था और पूरा देश सदमे में था। इन दोनों का गुनाह इतना बड़ा था कि इन्हें फांसी दे दी गई। ये दोनों अपने एक और साथी के साथ मिलकर मुंबई में चोरी किया करते थे। एक मामले में इनका तीसरा साथी पकड़ा जाता है। ऐसे में ये दोनों भी डर जाते हैं कि शायद पुलिस इन्हें भी पकड़ ले। दोनों मुंबई से एक गाड़ी चुराते हैं और वहां से रातों रात राजस्थान निकल जाते हैं। राजस्थान में कुछ दिन ठहरने के बाद ये गुजरात जाते हैं, लेकिन वहां भी इनका मन नहीं लगता और फिर वहां से रंगा और बिल्ला ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाते हैं। रंगा और बिल्ला 16 अगस्त 1978 को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आते ही ये दोनों मजलिस पार्क के करीब एक कमरा किराए पर लेते हैं और 2 महीने का पैसा एडवांस में दे देते हैं। दोस्तों, दिल्ली आकर इन दोनों का मकसद काम करने का नहीं था, बल्कि यहां भी ये दोनों चोरी और किडनैपिंग की नीयत से ही आए थे। दिल्ली आकर अशोका होटल में 26 अगस्त 1978 को ये लोग एक नई फिएट कार चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट बदलकर शहर में घूमने लगते हैं। कार चुराने के बाद इन दोनों का मकसद था कि किसी कपल को लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया जाए और फिर उन दोनों को किडनैप करके उनके घर ले जाया जाए और वहां पर उनसे लूटपाट की जाए। दूसरी तरफ 26 अगस्त 1978 को दिल्ली में हो रही हल्की फुल्की बारिश के बीच खुशगवार मौसम में एक परिवार ऐसा था जहां एक अलग ही खुशी थी। यह परिवार था इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का। इस परिवार की खुशी की वजह यह थी कि मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता चोपड़ा और बेटे संजय चोपड़ा शाम को आकाशवाणी रेडियो प्रोग्राम में प्रस्तुति देने वाले थे। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल थी और संजय चोपड़ा क्लास 10वीं में था और संजय की उम्र 14 साल की थी। उस दिन कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा काफी बिजी थे, इसलिए वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम दोनों ऑन्टो से या लिफ्ट लेकर आकाशवाणी स्टूडियो चले जाओ। मैं रात में प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्टूडियो से ही तुम लोगों को रिसीव कर लूंगा। उन दिनों दिल्ली में लिफ्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और लोग प्राइवेट टैक्सी लेने की बजाय एक दूसरे से लिफ्ट मांग लिया करते थे। अपने पिता की बातें सुनकर गीता और संजय घर से तैयार होकर शाम को 6:15 बजे आकाशवाणी स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक कार में लिफ्ट लेते हुए धौला कुआं से गोल डाक खाना तक आते हैं। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। दोनों बच्चे किसी गाड़ी का इंतजार रहे थे ताकि आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचा जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन दोनों को एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार नजर आती है। फिएट को देखते ही ये दोनों भाई बहन गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। इन दोनों भाई बहनों ने इस गाड़ी को रोकने का इशारा किया था। ये वही गाड़ी थी जिसे रंगा और बिल्ला चला रहे थे और सुबह से सड़क पर अपने शिकार की तलाश में थे। रंगा और बिल्ला ने जब इन दोनों बच्चों को देखा और उनके पहनावे को देखा तो इन्हें लगा कि ये दोनों बच्चे जरूर किसी अमीर घर के होंगे। ऐसे में इनको किडनैप करके अच्छा पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए बच्चे जैसे ही इशारा करते हैं ये दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गीता और संजय के गाड़ी में बैठते ही ड्राइविंग सीट संभाले हुए रंगा गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इधर बिल्ला बच्चों से उनका नाम और उनके पिता का नाम पूछता है। साथ ही यह भी पूछता है कि उनके पिता क्या करते हैं। जब रंगा और बिल्ला को पता चलता है कि संजय और गीता इंडियन नेवी के अधिकारी के बच्चे हैं तो इन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि शायद इनके घर से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब ये दोनों दूसरी प्लानिंग बनाने लगते हैं। रंगा और बिल्ला इशारों इशारों में कुछ बातें करने लगते हैं, मगर तभी गीता नोटिस करती है कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी आकाशवाणी की तरफ जाने वाले रास्ते से हटाकर एक अनजान सड़क पर मोड़ ली है। इस पर गीता और संजय दोनों ड्राइवर को टोकते हैं तो बिल्ला जवाब देता है कि बारिश की वजह से आगे कुछ दिक्कत हो गई है, हम दूसरे रास्ते से वहां पहुंचेंगे। ड्राइवर की बात सुनकर गीता और संजय को लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह दोनों ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी रोक दीजिए और हमें यही उतार दीजिए, मगर रंगा और बिल्ला गाड़ी रोकने की बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा देते हैं। रंगा और बिल्ला इतने शातिर थे कि गाड़ी चुराने के बाद गाड़ी के दोनों गेटों के अंदर से खोलने वाले हैंडल को पहले से ही हटा दिया था। जब रंगा बिल्ला गाड़ी नहीं रोकते तो गीता और संजय खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हैंडल ना होने की वजह से ये दोनों गेट नहीं खोल पाते। अब गाड़ी के अंदर संजय और गीता रंगा और बिल्ला से लगातार गाड़ी रोकने की जिद करते हैं। जब बात नहीं बनती तो अपनी पूरी शक्ति के साथ गीता और संजय पर हमला करते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बिल्ला ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई थी जिससे उसने संजय को घायल कर दिया था। घायल होने के बावजूद यह दोनों बड़ी बहादुरी से रंगा और बिल्ला का मुकाबला कर रहे होते हैं। तब तक गाड़ी चलते हुए गोल डाक खाना के करीब आ पहुंचती है। यहां पर भगवान दास नाम के एक व्यक्ति की नजर इस गाड़ी पर पड़ती है। भगवान दास उस समय अपने स्कूटर पर सवार थे। भगवान दास देखते हैं कि गाड़ी की अगली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, जबकि पिछली सीट पर 2 बच्चे हैं जो लगातार गाड़ी के अंदर से चीख चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर जब भगवान दास कार को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में 6:45 बजे के आसपास कॉल किया और उन्होंने जो कुछ भी देखा वो पुलिस को बताया। भगवान दास ने कार का नंबर भी नोट कर लिया था। कार का नंबर था HRK 8930। भगवान दास ने जब पुलिस को कार का नंबर लिखवाया तो पुलिस से एक गलती हो गई और पुलिस वालों ने HRK
8930 की जगह MR के 8930 नोट कर लिया। गलत नंबर होने की वजह से पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। मामला काफी गंभीर था। इसके बावजूद आरोप यह लगाया जाता है कि लगातार कंप्लेंट मिलने के बावजूद पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और अधिकार क्षेत्र से बाहर की घटना बताकर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर रंगा और बिल्ला बड़े आराम से गीता और संजय को अपने कब्जे में लेकर अपने रास्ते की तरफ निकल गए। रात के 8 बज रहे थे। इसी समय आकाशवाणी पर गीता और संजय का प्रोग्राम होना था। इनके माता पिता बड़ी बेसब्री से 8 बजने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो इन दोनों को एक झटका सा लगा, क्योंकि कार्यक्रम में गीता और संजय की जगह कोई और ही था। ये सुनकर मदन मोहन चोपड़ा निराश हुए और 8:45 बजे संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी ऑफिस चले गए। मगर जब ये वहां पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि गीता और संजय तो यहां पहुंचे ही नहीं है। इतना सुनते ही मदन मोहन चोपड़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई। काफी देर तक वो लोग अपने स्तर से खोजबीन करते हैं और जब कुछ नहीं पता चलता तो आखिरकार रात के 10:15 बजे गीता और संजय के पिता मदन मोहन पुलिस में अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस इधर उधर पूछताछ करती है, मगर बच्चों का कहीं भी पता नहीं लग पाता। इधर सभी की आंखों में धूल झोंकते हुए रंगा और बिल्ला गीता और संजय चोपड़ा के साथ जो हैवानियत करते हैं, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। रास्ते में दोनों बच्चे अपनी पूरी ताकत से इन दोनों हैवानों से बचने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते। अंत में रंगा इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों शांत रहो, आगे जहां भी कोई खाली रास्ता दिखेगा वहां मैं गाड़ी रोक दूंगा और तुम दोनों उतर जाना, लेकिन मैं तुम दोनों को इस शर्त पर छोड़ूंगा कि कहीं भी मेरे बारे में तुम लोग बात नहीं करोगे। गीता और संजय रिहाई की उम्मीद में शांत हो जाते हैं। रंगा और बिल्ला उस कार को तेजी से भगाते हुए बुद्धा गार्डन की तरफ ले जाते हैं और एक सुनसान जगह देखकर झाड़ियों के पीछे अपनी कार खड़ी कर देते हैं। जंगल में कार खड़ी करने के बाद रंगा कार से संजय चोपड़ा को यह कहते हुए उतारता है कि चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाकर छोड़ दूंगा। मगर कार से लगभग 100 कदम दूर ले जाकर रंगा अपने पास मौजूद तलवार से सीधा संजय चोपड़ा की गर्दन पर वार करता है, जिससे संजय वहीं पर ढेर हो जाता है। हालांकि तब तक वो मरा नहीं होता। इधर रंगा संजय की हत्या कर रहा होता है। उधर बिल्ला कार में मौजूद गीता चोपड़ा को पहले बुरी तरीके से पिटता है, उसके कपड़े फाड़ता है और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार करने लगता है। गीता का बलात्कार करने के बाद गीता को कार में बंद करके बिल्ला उसी तरफ आता है जहां रंगा संजय को लेकर आया था। यहां पर रंगा और बिल्ला आपस में कुछ बात करते हैं और फिर बिल्ला रंगा के हाथ से तलवार लेता है और संजय के पास जाता है। तलवार से लगातार वार करते हुए बिल्ला संजय को खत्म कर देता है। उधर जब बिल्ला संजय की हत्या कर रहा होता है तब कार में रंगा आ जाता है और अब वो गीता चोपड़ा को बड़ी बेरहमी से मारता है और दरिंदगी के साथ अपनी हदों को पार करते हुए गीता का बलात्कार करता है। गीता बचने के लिए पूरी कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। अपनी हवस पूरी करने के बाद रंगा गीता को फिर से कार में बंद करके बाहर आ जाता है। इधर कार के अंदर गीता चोपड़ा लगातार अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। इस पर रंगा बिल्ला गीता को कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला देता हूं। भाई की लाश को देखकर गीता का कलेजा फट जाता है। इससे पहले वो कुछ कह पाती, बिल्ला तलवार निकालकर गीता के गर्दन पर वार कर देता है और गीता की एक ही झटके में मौत हो जाती है। दोनों बच्चों ने बड़ी ही बहादुरी से दोनों दरिंदों का मुकाबला किया था। इसी दौरान एक बार गीता ने बिल्ला की तलवार भी छीन ली थी और उसके सिर पर वार कर दिया था, जिससे बिल्ला के सिर पर एक बड़ा जख्म हो गया था। रंगा बिल्ला पहले अपनी कार का नंबर प्लेट बदलते हैं और सीधे अपनी कार को हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि बिल्ला के सिर से काफी खून बह चुका होता है। अब रात के 10:30 बज रहे थे। क्योंकि बिल्ला के सिर पर गहरी चोट लगी थी, इसीलिए डॉक्टर तुरंत बिल्ला के सिर का एक्सरे करते हैं और जख्म पर टांके लगा देते हैं। कुछ दवाइयां देकर दोनों को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल में रंगा और बिल्ला दोनों गलत नाम और पता लिखवाकर बैठे होते हैं। क्योंकि बिल्ला के सिर पर गहरी चोट होती है, इसीलिए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल द्वारा तत्कालीन ही पुलिस को खबर कर दी जाती है। जब पुलिस चोट की वजह पूछती है तो बिल्ला बताता है कि हम दोनों आ रहे थे और बंगला साहिब रोड पर काली मंदिर के पास कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारे पास मौजूद घड़ी पैसे छीन लिए, साथ ही लोहे के रॉड से हमारे सिर पर मारा, जिससे यह जख्म हो गया। पुलिस वाले दोनों को उस जगह ले जाते हैं जहां इन दोनों के साथ लूटपाट का दावा ये लोग कर रहे थे। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को वहां पर छीना झपटी संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस रंगा बिल्ला को लेकर थाने ले आती है, लेकिन यहां से रात के 1:45 पर रंगा और बिल्ला कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं, जबकि पुलिस उन्हें कहती है कि कल आप दिन में फिर से आना। ये दोनों रात के अंधेरे में थाने से निकलते ही अपने किराए के कमरे में वापस आते हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला दिल्ली से मुंबई भाग गए थे और मुंबई से आगरा। आगरा में कुछ दिन रुकने के बाद कहीं और भागने की नीयत से 8 सितंबर को वो दोनों आगरा में यमुना रिवर ब्रिज के पास कालका मेल ट्रेन में सवार हो गए। ये दोनों ट्रेन में चढ़ तो गए, मगर गलती से उस बोगी में चढ़े जो केवल इंडियन आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व थी। उसी बोगी में मौजूद इंडियन आर्मी के जवान लांस नायक शेट्टी ने इन दोनों को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने रंगा बिल्ला का स्केच अखबार में देखा था।
आर्मी वालों ने तुरंत रंगा बिल्ला को बांध दिया और 9 सितंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आर्मी वालों ने इन दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद तत्काल ही पुलिस ने इनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक तलवार मिली जिससे रंगा बिल्ला ने गीता और संजय की हत्या की थी। आखिरकार कोर्ट में सबसे पहले एडिशनल सेशन जज के द्वारा रंगा बिल्ला को मर्डर, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग समेत विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले को रंगा और बिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन दोनों की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। अंत में इन्होंने फांसी के खिलाफ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन दायर की, मगर राष्ट्रपति ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी और फांसी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। जब रंगा और बिल्ला के सभी कानूनी दरवाजे बंद हो गए तो आखिरकार 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद किसी ने इन दोनों के शवों को भी स्वीकार नहीं किया और पुलिस ने जेल के अंदर इन दोनों का अंतिम संस्कार किया। जो दुख और दर्द रंगा और बिल्ला ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा और उनके माता पिता को दिया था, उसके सामने शायद फांसी की सजा भी कम थी। इस पूरे मामले की सुनवाई काफी तेजी से हुई थी और रिकॉर्ड तरीके से 4 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने के बाद अपराधियों को फांसी भी दे दी गई थी। इससे पहले सिर्फ गांधी जी की हत्याकांड वाला केस ही एकमात्र केस था जिसमें अपराधियों को 4 साल के अंदर फांसी की सजा दे दी गई थी। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ने बड़ी बहादुरी से रंगा बिल्ला का मुकाबला किया था, इसीलिए इनके सम्मान में भारत सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार भी जारी किया गया। हर साल 26 जनवरी के मौके पर जो वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है उसमें से एक पुरस्कार गीता चोपड़ा के नाम पर है, जबकि दूसरा पुरस्कार संजय चोपड़ा के नाम पर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को जल्द से जल्द फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जुर्म की दुनिया की एक और दिल दहला देने वाली दास्तां के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।